हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आ जाइए जल्दी जल्दी। सीआईबी का क्रेडिट रिस्क, बीएफएम में जो क्रेडिट रिस्क है उसको हम कंक्लूजन पे लेके आ गए हैं। जो भी न्यूमेरिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फ्रेमवर्क, सभी चीजें लगभग हमने कवर करी, 1 to 1 कवर करी। और क्रेडिट रिस्क को हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा क्रेडिट रिस्क का एक जो पार्ट है बेसिक बेसल के बाद, वो लगभग पूरा सा हो गया है। और उसके बाद हमारा मार्केट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क होगा। लेकिन हम लोग क्रेडिट रिस्क जब खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे थोड़े कुछ टॉपिक एबीएम के भी, क्योंकि जिन लोगों का एबीएम रह गया है तो उनकी क्लासेस भी प्रॉपर हो पाए। और ये जो एबीएम है और बीएफएम का बैलेंस बना रहे हमारा, हमको थोड़ा हैक्टिक सा ना लगे, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। आप लोग रियलाइज कर चुके होंगे हमारे पास 2 महीने रह गए हैं। और अगर अब भी हम नहीं पढ़ते तो पास होना, फिर आप यही कह सकते हैं कि आपके आपके लक पे निर्भर करता है। फिर आप कह देना साहब हमारा लक नहीं था इसलिए हम पास नहीं हुए। लेकिन लक से पहले जो जरूरी है वो जरूरी है पढ़ाई करना। ये सीआईबी है, जेआईबी नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है। और अगर आपको ये जमीन आसमान का फर्क आसमान और पाताल में लेके जाना है तो उसके लिए इंतजार करना होगा न्यू सिलेबस का। तो इसलिए जो फर्क है नहीं सर, जमीन वहाँ नहीं आसमान जाना के है। फर्क जमीन आसमान के फर्क में ही निपटा दीजिए इसको। जी जी जी। ठीक है। और अगर कोई भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि थोड़ा सा पढ़ने से हो जाएगा तो बहुत बड़ी गलत फहमी में है वो। हमारे पास अप्रोप्रिएट टाइम है। हम टॉपिकों को कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। उसके साथ साथ आपका रिवीजन, जैसे कल आपको रिवीजन का टाइम दिया था, आज मैं रिवीजन में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम क्रेडिट रिस्क को आगे जो हम कर रहे थे उसको आगे करेंगे। ठीक है। सर, एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ सर, अभी मैं सीआईबी के लिए अप्लाई कर रहा था, तो उसमें हाँ। ये ऑप्शन पूछ रहा है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ई लर्निंग? तो सर, उसके लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? चलो देखो, मेरा अपना सोचना क्या है। अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है और सिर्फ आप एक न्यू स्टाइल के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तब वो ठीक था। लेकिन इस समय आपके पास कई प्रायोरिटी हो गई कि आप थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सीखेंगे। क्योंकि उनका अगर मटेरियल इतना इफेक्टिव होता तो सब लोग उससे पढ़ते, और वो लोग इस मामले में इस फ्रंट में बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे। ठीक है। और बाकी कोई प्राइस की कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको इंटरेस्टेड है और बीच बीच में आप देखना चाहते हैं, आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िएगा। ठीक है। सर, 500 एक्स्ट्रा है उसमें सर। हाँ, जो भी है 500 क्या होता है आजकल के समय में, समझ लेना एक दिन डिनर करने चले गए। अनुज कुमार सिंह, अपना माइक ठीक करिए। जी सर। मेरी तबीयत जो है बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन समय अब इतना क्रूशियल हो गया है और इसलिए टच में रहना जरूरी है। चाहे हम कुछ भी देर पढ़ें लेकिन हमें लगना चाहिए कि आ जाए। अच्छा, एक चीज और है कि अब जो है, आपको मैंने कल या परसों भी बोला था कि आपका डेली का टाइम 8 से 11 बजे का ऐसा होना चाहिए कि आप स्टडी पोस्चर में हो। कुछ दो चीज़ों का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है आपने। एक है फेसबुक, एक है व्हाट्सएप। इस बीच में आपको फेसबुक व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करना है, और नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। यूट्यूब इसलिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, हो सकता है किसी और टीचर के कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आप वहाँ पर देख रहे हो। ठीक है। और जैसे सभी लोग चैनल वाले बोलते हैं कि जल्दी से इस लिंक को अपने दोस्तों में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में और जहां पर भी आप शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, ये मैंने मजाक में बोला है। चलो अब ठीक है आवाज।
चलिए सीधे अब चलते हैं टॉपिक की ओर। और टॉपिक की ओर चलने से पहले कुछ मैं सवाल आपसे पूछूंगा कि क्रेडिट रिस्क का जो ये यूनिट है, इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। और आप सब लोग बोलने के लिए फ्री हैं, जो बोल सकते हैं बोलिए। मेरे कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ सर, वो क्रेडिट रिस्क में एक्सपोजर, डिटर्मिनेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपोजर, जहां पर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला इस टॉपिक में हमने क्रेडिट क्या किया था। क्रेडिट रिस्क में आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और मिटिगेशन का हम लोग चार जो इसका पार्ट था, उसमें से हम लोग 4 स्टेप। आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट का कुछ पार्ट किए थे सर। और इसके अलावा हमने जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है, यस सर, उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, किस उसमें स्ट्रक्चर में किस डिपार्टमेंट के क्या काम है, ठीक। यस सर। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रिस्क में 2 मेजर रिस्क कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए। या 2 कैटेगराइजेशन क्या है रिस्क के। सर, पोर्टफोलियो रिस्क और ट्रांजैक्शन रिस्क। बिल्कुल, इस चीज को याद रखिएगा, जो हमने चार्ट दिखाया था आपको, ये ठीक है। क्रेडिट रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क और ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क में यानी जब भी आप किसी को लोन देते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन रिस्क। और ट्रांजैक्शन रिस्क में अगर हम नॉन रेटेड बोरोवर को लोन देते हैं तो कौन सा रिस्क होता है, डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। और अगर हम रेटेड बोरोवर को देते हैं और उसकी रेटिंग क्या हो जाती है फ्यूचर में, खराब डाउन हो जाए, डाउनग्रेड, उसको हम डाउनग्रेड रिस्क बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में एक तो हमने कंसंट्रेशन रिस्क पढ़ा था। कंसंट्रेशन रिस्क ये है कि हम कौन सी एक्टिविटी को किस टाइप की ज्योग्राफी में किस तरह के कॉर्पोरेट को ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर किसी को कंसंट्रेट करने में हो सकता है वो इंडस्ट्री कल को डूब जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन रिस्क। फिर था सिस्टमैटिक रिस्क। किसी टाइप ऑफ इंडस्ट्री या हाँ, टाइप specific- कई नहीं या- इसमें देखो कई चीजें हैं, ज्योग्राफी है, इंडस्ट्री है। मैं फिर इसको वो कर रहा हूँ, सेम टाइप ऑफ ज्योग्राफी में, सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री में, सेम टाइप ऑफ किसी पे आप ज्यादा कंसंट्रेट हो गए, पता Yes, लगा sir. आपने हाउसिंग लोन बांटने शुरू कर दिए। हाँ, वही बोला मैंने। हाँ। इंडस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी भी है, पता लगा आपने पंजाब में बहुत सारे लोन दे दिए, केरल में और बिहार में कम दिए। ये भी कंसंट्रेशन रिस्क है, ठीक है। ये लाइन देखिए सबसे पहली वाली, इफ द पोर्टफोलियो इज नॉट डाइवर्सिफाइड, दैट इज टू से दैट इट हैज हायर वेट इन रेस्पेक्ट ऑफ बोरोवर और ज्योग्राफी और इंडस्ट्री। पर्टिकुलर टाइप के बोरोवर को, पर्टिकुलर टाइप के ज्योग्राफी को, पर्टिकुलर टाइप के इंडस्ट्री को अगर आप देते हैं तो कंसंट्रेशन रिस्क है, ठीक है। और उसके बाद हमने सिस्टमैटिक रिस्क को पढ़ा था। ये सिस्टमैटिक रिस्क का दूसरा नाम भी दिया हुआ इंट्रिंसिक रिस्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, एज वी हैव सीन इन पैरा इतने, पोर्टफोलियो रिस्क इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन। मतलब पोर्टफोलियो रिस्क को आप रिड्यूस कर सकते हो कैसे करके, डाइवर्स, यानी हर कैटेगरी में आपको देना है। इफ ए पोर्टफोलियो इज फुल्ली डाइवर्सिफाइड हर तरह के लोगों में, ठीक है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इंडस्ट्री हो, बोरोवर हो, या मार्केट भी है, ठीक है। क्योंकि जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं कई चीजों में, डेट सिक्योरिटी वगैरह में, तो मार्केट भी आ गया, ठीक है। इक्विटेबली देन द पोर्टफोलियो इज रिस्क इज रिड्यूस्ड टू ए मिनिमम लेवल। दिस मिनिमम लेवल करस्पॉन्ड्स टू द रिस्क इन द इकोनॉमी इन विच इट इज ऑपरेटिंग। और ये मिनिमम लेवल होता है, इसको डिसाइड करने के लिए आपको क्या मतलब और कौन सा पैरामीटर देखना पड़ेगा, इकोनॉमी कि किस तरह की, यूएस इकोनॉमी बात कर रहे हैं आप,
ठीक है, आप इंडियन इकोनॉमी में, आप एशियन इकोनॉमी बात कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपका इकोनॉमी वाला पार्ट कमजोर है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कौन सा रिस्क होगा? ऑपरेशन रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क, नहीं, सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक भाई, चलो सब छोड़ दो, सिस्टम क्या होता है ये बताओ। जहां पर बहुत सारे लोग किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए काम कर रहे हैं, तो इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है? सिस्टम। और इंट्रिंसिक ওটা দেখতে দিল 51 এটা দেখবো কি হবে না 51 খুব ভালো লাগলো এটা তো মনে পেয়েও ছিলাম রে 51 অপরাজিতা আছে। चलो बच गए, क्योंकि वो भाषा जो है शायद सबको याद नहीं आ पा रही, मतलब सबको पकड़ দাদা नहीं पा रहे हैं দাদা क्या একটু দাদা একটু মাইকটা বন্ধ করবেন। बोले। वो ऐसे ही कुछ बोल रहे थे, हमें समझ में नहीं आया। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि माइक पे कंट्रोल करिए, नहीं तो मैं आपका माइक बंद करूंगा और जैसे टूर सर पढ़ाते हैं, लर्निंग सेशन वाले पढ़ाते हैं, फिर आपको जी ऐसे सर। पढ़ना पड़ेगा। ठीक है कोशिश करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है विशेष, ठीक। और माइक बंद करके मुझे मजा नहीं आता। चलो, तो मैं बात कर रहा था सिस्टमैटिक रिस्क की, कि उन्होंने कहा आप पोर्टफोलियो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन उस पोर्टफोलियो को उस कंट्री की इकोनॉमी भी इफेक्ट करती है। तो अगर इकोनॉमी जहां पर वो ऑपरेट हो रहे हैं, आप जहां पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर उस इकोनॉमी की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे इकोनॉमी स्लो डाउन में आ गई, तो कौन सा रिस्क होगा? सिस्टमैटिक रिस्क। और सिस्टमैटिक को इंट्रिंसिक रिस्क भी बोला हुआ है। क्यों? कोई बता सकता है क्यों बोला हुआ है? अनप्लान्ड होता है। हाँ, वो ये तो नहीं होगा ही सिस्टम में होगा। अप्स एंड डाउन आता है। हाँ, मतलब ये इकोनॉमिक्स से आ रहा है। आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कर दिया, ओके, तो ये एक तरह से अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा ये है कि जिसकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, उनके वहां पर ये जो रिस्क है वो कैसा होगा? थोड़ा कम होगा। जिनके वहां इकोनॉमी, वो सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, उनके हो ज्यादा उसको, ठीक है। ये पढ़ा था। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि ये जो क्रेडिट रिस्क होता है या इवन कोई भी रिस्क होता है, उसको स्टडी जो हम करते हैं वो 4 पार्ट में करते हैं। और 4 पार्ट कौन से हैं? वो ये वाले हैं। इनिशियल पैरामीटर, मैनेजमेंट पैरामीटर, इंडस्ट्री पैरामीटर। पहले तो नहीं। मेजर, वो सॉरी, आइडेंटिफिकेशन था पहले, अभी हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया। फिर मेजरमेंट था, मॉनेटरी कंट्रोल और मिटिगेशन। तो रिस्क मेजरमेंट में हम बात कर रहे थे, और रिस्क मेजरमेंट में बात करते करते हमने रेटिंग की बात करी। और रेटिंग मैंने बोला हुआ इसमें से एक क्वेश्चन एमसीक्यू, जब आप कोई भी इस तरह का वो करेंगे, एमसीक्यू टाइप करेंगे, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन वहां मिल सकता है आपको, ठीक है। तो रेटिंग जो है 4 पैरामीटर पे होती है। बोलिए आप लोग। पहला फाइनेंशियल पैरामीटर, दूसरा इंडस्ट्री बिजनेस मैनेजमेंट पैरामीटर। अच्छा, अरिंदर जी ने क्या करा, उन्होंने तीसरे से शुरू किया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ, फिर यहाँ हमने रेटिंग माइग्रेशन के लिए बारे में बताया था। और रेटिंग माइग्रेशन का यूज क्यों करते हैं, जरा बताएंगे, इसका आंसर देंगे आप लोग? सर ताकि हमारे कस्टमर और बोरोवर का क्वालिटी पता चले कि वो मोर डिफॉल्टिंग है या फिर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं पोर्टफोलियो में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट चेक करने के लिए। यस सर। वो अपने फाइनेंशियल हमने- कमिटमेंट को मतलब पूरा करने में सक्षम है या नहीं है सर? नहीं, ये चीज नहीं। ये जो रेटिंग माइग्रेशन का स्टडी है, ये प्रेजेंट पे होता है या पास्ट पे होता है? पास्ट पे पास्ट पे होता है। पास्ट पे होता है। और इससे हम फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने लोन्स को रिस्क वेट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। तो रेटिंग माइग्रेशन का है
और रेटिंग माइग्रेशन का मैं एक न्यूमेरिकल अभी डिस्कस कर लेता हूँ। इसी बुक में लास्ट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था हेयर कट वाला, अगर ध्यान हो आपको, इसी चैप्टर के लास्ट में। और अभी जो ये क्लास ले रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो लास्ट 4 पेज हैं इस बुक के, इस चैप्टर के, उनको जरूर करिएगा, चाहे बीच का सब छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें से फंस गया, हाँ, तो 5 मार्क्स का फंस सकता है आपका। ठीक है, अगर इसमें से फंस गया आपका तो हो सकता है 5 मार्क्स का आपका हो जाए। जरा ये जो क्वेश्चन है 4th वाला, इसका आंसर कर सकते हैं? The risk that arises due to worsening of credit quality. Portfolio risk. क्रेडिट क्वालिटी, क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। भाई क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क तो एक ऐसे रिस्क हैं जो होगा ही होगा, लेकिन क्रेडिट पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क होगा। द रिस्क दैट अराइजेस ड्यू टू वर्सनिंग ऑफ क्रेडिट क्वालिटी। क्या आंसर दिया देखिए जरा। पोर्टफोलियो रिस्क है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर वहां पर आ जाए तो अगर आपको ये पता रहे कि क्या बोला जा रहा है ना, ठीक है। सर क्रेडिट स्प्रेड रिस्क दिया सर, है 4 नंबर। क्रेडिट रिस्क स्प्रेड रिस्क और पोर्टफोलियो एक ही होगा कि अलग अलग होगा? इसका आंसर सर अलग है। हमने क्रेडिट स्प्रेड रिस्क पढ़ा था। यस सर, पढ़ा था। मैं क्लास ले लूं फिर बाद में देखूंगी पेंट है। हाँ शुरू होगी, आधा घंटे हो गया, 8:30 शुरू होगी। सर बुक में तो 4 का आंसर 2 दिया है सर। सर ये क्रेडिट स्प्रेड रिस्क है सर, ये मतलब बुक में कौन सा दिया है सर? ये इसमें दिया हुआ काउंटर पार्टी रिस्क दिया हुआ है सर। काउंटर पार्टी? हाँ सर, ये मतलब आंसर टू मतलब आंसर में दिया हुआ है, लेकिन सर इसका जो सही आंसर है वो है क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। है कि सर उसकी पहली ही लाइन लिखती है देयर इज स्टिल रिस्क ड्यू टू वर्सनिंग इन क्रेडिट क्वालिटी। नहीं, एक मिनट, आप लोग आंसर कहाँ देख रहे हैं? एक मिनट रुकिए जरा। नीचे ही दिया हुआ है सर, जस्ट बुक में ही है सर, बुक में नीचे में दिया हुआ है। एक मिनट पेज खोल लो। 7 क्वेश्चन के नीचे 7 क्वेश्चन के नीचे है। इसमें दिया हुआ 4th का सेकंड नहीं, क्रेडिट पहले का स्प्रेड रिस्क। क्रेडिट स्प्रेड रिस्क दिया हुआ भाई। नहीं सर, आंसर ये 7 के नीचे जो है सर आंसर। हाँ 4th का सेकंड, 4th का सेकंड कहाँ आंसर देख रहे हैं? हाँ ठीक है। सही है सही कह रहे जो आप बता रहे हैं कि बुक में ऐसा लिखा हुआ है। नहीं एक्चुअली ये सर क्या बीच में वो टेबल आ गई, उसके बाद वो हम लोग वैसे फर्स्ट। अच्छा, आप फर्स्ट समझ रहे थे। हाँ ये सर। चलो, इसका आंसर जो है ये दिया हुआ है, क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। ठीक है, क्रेडिट क्वालिटी खराब होने पर क्रेडिट स्प्रेड रिस्क होता है, बस ये पॉइंट याद रखिए। हाँ सर क्रेडिट क्वालिटी खराब होने का मतलब तो यहाँ यही है कि उसने असेसमेंट ठीक से नहीं किया, जिसके कारण वो रेट ऑफ इंटरेस्ट सही नहीं लगा पाए, तो उनका स्प्रेड कम आया। हाँ, मतलब वो जो उसमें रिस्क स्प्रेड डालना चाहते थे कि भाई ये ज्यादा खराब लोन होगा, तो उसमें जो मार्जिन होता है ना, कितने % हम बढ़ाएं, वो उन्होंने कम किया। अच्छा ओके सर, ठीक है सर। ये ऑल्टमैन जेड स्कोर का कोई प्रॉब्लम कभी आया था? आया था, 5 मार्क्स का आया था। जिस बार पहली बार आया था हलचल हो गया था पूरा। हलचल मतलब ऐसा हुआ था कि अरे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा हुआ था कुछ। चलो, अभी अल्टमन में बात करेंगे, आज के एजेंडे में अल्टमन है हमारा।
इसको देखिए जरा, रेटिंग माइग्रेशन में 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल पिछले बार या पिछले से पिछले बार आया हुआ है, और वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आता क्या है, ऐसा ही कोई टेबल होगा, आपसे जो क्वेश्चन पुटअप करेगा वो क्वेश्चन इस तरह से पुटअप करेगा कि कितना अकाउंट किस रेटिंग से डाउन हो गया, कितना अकाउंट अप हो गया, कितना डिफॉल्ट हो गया। जैसे क्वेश्चन आएगा कि ट्रिपल बी रेटिंग में कितना डाउन हुआ, तो कितना डाउन हुआ, 102। तो 12% डाउन हुआ। या ध्यान रखो ये क्या लिखा हुआ है, ये टेबल परसेंटेज में है, ऐसे ही वहां गलती हो सकता है आपसे, ठीक है। ये 100% दिख रहा है और ये नंबर ऑफ अकाउंट है, तो आप 12% ऑफ किसका निकालेंगे, 350 का आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या था? नहीं सर 12% किसका निकाला? 350 का 85 का ना 350 का। तो सर ट्रिपल बी रेटिंग पूछ रहा है ना सर? ट्रिपल बी रेटिंग, तो ट्रिपल बी से डाउन हुआ है ना, ये डबल बी आ गया है। ओके, अच्छा जी सर, जी सर, ठीक है। यहां से मैं बोल रहा हूँ ना कि 350 अकाउंट था ट्रिपल बी में, वो एक साल के अंदर माइग्रेट होके 85% तो वहीं रहा, 3% अपग्रेड हो गया, ठीक है जी। ऐसा ही पूछेगा कि डबल ए में कितना डिफॉल्ट हुआ, क्या आंसर दोगे? 2 और 2 4 0%, 4%। 0%। डी फॉर डिफॉल्ट कैटेगरी कौन सी होगी इसमें से? सी डी 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 डिफॉल्ट है। बाकी डाउनग्रेड है, बाकी क्या हुए, डाउन, मतलब उनकी रेटिंग डाउन हुई लेकिन वो डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, सी तक रेटिंग रहेगी सर, है हाँ, सी तक रेटिंग होती है। अच्छा, डी से डिफॉल्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि कितना अकाउंट अपग्रेड हुआ डबल ए में, वो ट्रिपल ए में, तो कितना अकाउंट अपग्रेड हुआ डबल ए कुछ में? नहीं, ट्रिपल ए तो बेस्ट है। 535 का 98%। ट्रिपल ए में तो सर कुछ नहीं ना, ट्रिपल ए में बेस्ट है, ट्रिपल ए में कोई भी अपग्रेड नहीं हुआ। हाँ। ये सी वाले में कितना अपग्रेड हुआ? 5%। 5% का मतलब 7 या 8 अकाउंट, ठीक है जी जी। तो ये जो क्वेश्चन आएगा ऐसा ही आएगा, और आपको ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज में फिगर है या नंबर्स में। हो सकता है ये जो परसेंटेज की फिगर वो नंबर्स में देके पूछ लग जाए आपसे, ठीक है। अब क्वेश्चन में जैसे यहाँ देखिए आप जरा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजिट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ट्रांजिट मैट्रिक्स। अगर आपने देखा होगा कि शुरू में ही हमारे 3 मॉडल की बात हो रही थी ना, एक अल्टमन, एक ये मैट्रिक्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आउट ऑफ 4250 डबल ए रेटेड बोरोवर, द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 1% विल बी अपग्रेडेड, 95% retain, and 2% will downgraded. In case of B-rated borrower, 8% will be defaulted in 1 year period. अब देखिए B वाला ये है ना, क्या कितना डिफॉल्ट हुआ है? 8%, ठीक है। तो मैंने आपको ग्लिम्स दे दिया, जब आप प्रैक्टिस करेंगे कहीं पे भी तो इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे क्या आप उसे, ठीक। डिफॉल्ट को डिफाइन कर रही है, इसको डी रेटिंग, हाँ डी रेटिंग डिफॉल्ट को, ये हम कल भी जब हम पढ़ रहे थे तो कल भी हमने बताई थी ये बात, ठीक है। चलो अब 5 मार्क्स, 5 मार्क्स उसमें भी था, किसमें? जो आपका अभी जो हमने रेटिंग वाला देखा उसमें भी 5 मार्क्स हो सकता है, ठीक है। और इसमें भी 5 मार्क्स आया था, और जब फर्स्ट टाइम आया था मैंने बताया ना आपको कि बहुत से स्टूडेंट को लगा था ये क्या आ गया, ठीक है ना। तो इसमें ऑल्टमन एक ऐसी मॉडलिस्ट हुए हैं, वो हीरो वाले मॉडल नहीं, जो क्रेडिट मॉडल बनाते हैं, ठीक है।
उन्होंने स्टडी किया, और स्टडी ये किया उन्होंने, कुछ सिक यूनिट थी उनकी स्टडी किया, 66 या 33 यूनिट का स्टडी किया कि क्यों सिक हो गई। तो उन्होंने सब स्टडी के सब उनके फार्म के पैरामीटर्स को लिया, ठीक है। सर ये टॉपिक बुक में नहीं है क्या? बुक में तो है, 345 पेज। सर 345 पेज है बस एडिशनल रीडिंग में। सर वो EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट ऐसा कुछ था ना? नहीं, सुनो, आपकी बुक में ये है 345 पेज पे, मिल गया सर। ठीक है, 345 पेज पे है, और ये मैंने पहले बता दिया 4 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात ये करता कि उन्होंने कुछ यूनिट्स पे स्टडी किया और सबके रेशियो निकाल के देखे, डिफरेंट रेशियो निकाले, तो उन्होंने देखा जो यूनिट्स वही बोल रहा था उनके हैं। हाँ सर वही बोला जो 5 उसने जो पैरामीटर लिया था वही बोल रहा था। अच्छा 5 पैरामीटर, ठीक है। तो 5 पैरामीटर को हम यहाँ पे 5 रेशियोज बोल रहे हैं। 1.2 x1, 1.4 x2, 3.3 x3, x4, x5। अब जब उन्होंने रेशियोज निकाले तो उन रेशियो से जो स्कोर आया उन्होंने प्रोबेबिलिटी स्कोर बोला। क्या बोला उन्होंने? प्रोबेबिलिटी स्कोर। आपने सुना होगा जेड स्कोर बोलते हैं इसको, ठीक है। और जिनका भी ये जेड स्कोर लेस देन, अ फर्म विद अ स्कोर इज लेस देन 1.81 शुड बी क्लासिफाइड एज ए हाई रिस्क बोरोवर। तो उसने बोला कि 1.81 से अगर लेस ग्रे जोन पे है तो हाँ हाई रिस्क है, और अगर मोर देन 1.81 या इक्वल टू 1.81 है तो हाई रिस्क पर नहीं है। तो जिसका भी ये आता है रेशियो ये वाला, इसका मतलब वो इंसॉल्वेंट होने वाली है। तो जब आप किसी को असेसमेंट करेंगे, सर ये रिकॉर्डिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग जब हम लोग आपको क्लास लेते हैं तो मैंने बताया 4-5 इंस्ट्रूमेंट चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक जूम को हम पैरेलल देखते हैं, यूट्यूब को देखते हैं जिसमें पढ़ा रहे हैं, एक कैमरा होता है हमारा। तो लाइव तो चलता रहता है, लेकिन जब हम इन क्लासेस को एडिट करके आपके लिए अच्छा बनाते हैं तो उसमें हमारे लिए ये रिकॉर्डिंग यूज होती है। तो रिकॉर्डिंग वो 30 मिनट बाद वो ऑफ हो जाती है, तो मैसेज इसमें पिक्चर दिखता है हमारा, तब स्टूडेंट हमें अलर्ट करते हैं, ठीक। चलो, तो यहाँ पर ये जो 5 रेशियो है इसको बहुत प्यार से समझ लीजिए। अगर आप समझेंगे तभी आप याद कर पाएंगे। उन्होंने कहा अगर इसका स्कोर, ये मॉडल है उनका ऑल्टमन का, ऑल्टमन ने स्टडी किया, उसका मॉडल है। उसने कहा अगर इस जेड का वैल्यू 1.1 से कम आता है, इसका मतलब वो नियर फ्यूचर में क्या होने वाली है, वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो, ठीक है। अब अगर आप इसके स्कोर, ये रेशियोज देखेंगे, बहुत अच्छे रेशियोज है, जैसे याद करना है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये रेशियो याद होने चाहिए। पहला क्या है, जो पहले सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो, सब टोटल एसेट्स, टोटल एसेट रेशियो। सर मैंने बोल रहा था ना EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, X3। अच्छा, इसको बोल रहे थे आप EBIT। चलो अब लोगों को और लोगों को भी जरा सीखने दो, आपने क्या पढ़ा हुआ शायद, ठीक। टोटल एसेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट, सिर्फ इसको छोड़ के, यानी जो आपके टोटल एसेट है कंपनी के, सॉरी, वो नीचे आएंगे और ये अलग अलग है। सबसे पहला क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल कंपनी की कितनी है। नेट वर्किंग कैपिटल डिवाइड की जाएगी टोटल एसेट रेशियो से, टोटल एसेट से, तो एक वैल्यू निकल के आएगी। लेट से ये वैल्यू 0.6 आ गई। फिर रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग वो होती है जो प्रॉफिट
आपको मिलता है उसमें से जितना आप रख लेते हैं, बांटते नहीं है, तो ये मान लिया आ गया आपका 0.3 आ गया। फिर आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, सर रिटेन अर्निंग ब्याज क्या देते बताया? हैं। रिटेन अर्निंग क्या होती है सर? रिटेन अर्निंग वो होती है जो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट में से कुछ आप डिविडेंड बांटते हैं और बाकी आप रख लेते हैं, अपनी कैपिटल में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल में जोड़ते हैं, ठीक है। अगला मान लिया ये 3 वाला आपका 0.2 आ गया। नेक्स्ट आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बुक वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो इसमें एक ऑब्लिक रह गया है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। आपकी इक्विटी कितनी है और आपके डेट कितने हैं, ठीक है। इक्विटी डेट इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वो कितना है, ये आपका 0.8 आ गया लेट से। ऐसी सेल्स और एसेट आपका 0.6 आ गया। मुझे जल्दी से कैलकुलेट बताइए, करके बताइए कि जेड स्कोर क्या आएगा इसका। टू 2.88 2.88 ना, ये करेक्शन देख लिया कोई होगा तो, लेकिन हम लोग डिस्कशन की बात कर रहे हैं। तो अगर 2.88 आ रहा तो ये कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाला है, नहीं होने वाला? नहीं सर, नहीं सर, नो सर, नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये वैल्यूज जितना ग्रेटर साइड में जाएंगी, और सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी वाली ग्रेटर में जानी चाहिए? X3, X3, क्योंकि इसका जो मल्टीपल है वो बहुत बड़ा है। जो मल्टीपल है ना 3.3, और अल्टीमेटली अर्थमेटिक वैल्यू जो है इनकी जितनी ज्यादा आएगी उतना अपने आप ऑटोमेटिक वो 1.81 से ज्यादा को जाएगी, ठीक। और लॉजिकली सोचेंगे तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे नेट वर्किंग कैपिटल जिसके पास अच्छी है, रिटेन अर्निंग जिसके पास अच्छी है, ईबीआईटी जिसका अच्छा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अच्छी है जिसकी, और सेल्स अच्छी है, ठीक है। सर अच्छा, आपने इसमें बोला से था ना, कोई वैल्यू क्या? हाँ हाँ सर आपने बोला था जिस कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम अच्छा रहता है वो कंपनी ग्रोइंग होता है। ईबीआईटी ऑपरेटिंग इनकम ही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनकम होने के बाद अपना वो इंटरेस्ट और टैक्सेस जो होते हैं उसे हटाना पड़ता है आपको। जैसे किसी का सपोज कीजिए 30 लाख का प्रॉफिट है, तो उसने एक टैक्स दे के 12 लाख का टैक्स दे दिया, तो 12 लाख का टैक्स दे के कितना होगा 18। लेकिन 18 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या देख रहे हैं हम लोग? टैक्स दिया है, क्योंकि टैक्स तो किसने लायबिलिटी लगाया? गवर्नमेंट ने। टैक्स की लायबिलिटी गवर्नमेंट ने लगा रखी, ठीक है। और गवर्नमेंट टैक्स ना लगाती तो वो कितना कमा लेते, ठीक है। तो ऑल्टोमेन में आपका होमवर्क सिर्फ यही है कि आपको ये रेशियो याद करने पड़ेंगे। ये रेशियो मैं याद नहीं करा सकता आपको, ठीक है। शॉर्टकट नहीं कर जैसे आप लोग हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है सर याद करने का। शॉर्टकट एक तो मैंने बता दिया, टोटल सबसे नीचे वाला तो मैंने याद करा दिया। यस सर, यस सर। डिनोमिनेटर याद है। तो ऐसे ही करके हुआ, 2 बार देखेंगे तो कुछ आएगा, याद आएगा, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल, एनडब्ल्यूसी, रिटेन अर्निंग, ईबीआईटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और सेल्स, ठीक। चलो वापस थ्योरी पे आते हैं जहां हमने लास्ट छोड़ा था। सर डेट इक्विटी रेशियो का उल्टा है ना सर, एक्सपोर। डेट इक्विटी रेशियो का उल्टा एक्सपोर हो गया ना सर। एक्सपोर उल्टा हो रहा है, रेशियो क्लास तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। नहीं, तो डेट इक्विटी रेशियो में क्या फॉर्मूला होता है?
long term liability upon total outside liability upon that debt जो ये होता है upon equity. अच्छा, वहां पे ये होता है डेट इक्विटी, जी जी जी, डेट अपॉन इक्विटी। मतलब टेंजिबल नेटवर्थ जो है वो डिनोमिनेटर में आता है। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि इक्विटी जितना ज्यादा हो अच्छा है ना, तो करेक्ट वहां करेक्ट। पर भी तो इक्विटी नहीं, वहां पर भी इक्विटी ज्यादा अच्छा मानते हैं। नहीं, डेट इक्विटी रेशियो मतलब इक्विटी के अगेंस्ट में कितना डेट उसने उठाया ना, कितना लेवरेज है उसका। अच्छा, तो उसमें ये करते होंगे कि वहां पर इसकी वैल्यू कम रखते होंगे। करेक्ट करेक्ट। और यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्यादा रखते हैं। ज्यादा, वो एक बात एक ही हो गई लगभग। मतलब कुल मिला के कहना यह है कि उसकी अपनी हिस्सेदारी कितनी अच्छी है। राइट सर। इक्विटी का मतलब कि अपना कितना पैसा लगा रहा हो, लगाएगा। ठीक है। तो फॉर्मूला रिवर्स कर देंगे तो उसको एक्सप्लेन करने में भी उल्टा बोला जाएगा। सर आउटसाइड लायबिलिटी क्या होती है सर? कौन सी लायबिलिटी? आउटसाइड लायबिलिटी सर। बाहर से आपने कितना उठा रखा, जो खर्च किया है, पब्लिक लोगों का कैपिटल में पैसा लगा हुआ है। ओके सर। एक पार्ट प्रमोटर्स का होता है, एक बाहर का होता है ना। यहाँ 3 पे बातें हमने लास्ट में छोड़ी थी कि मेजरमेंट के लिए, क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट के लिए एक तो ऑल्टोमैन, दूसरा कौन सा जेपी मॉर्गन, और तीसरा है क्रेडिट यूजर। तो यहाँ पर हमारा केवल जो ऑल्टोमैन वाला है उस पे ज्यादा बात करी गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला थर्ड हेडिंग है, क्या नाम है इसका? कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। इसको बोलते हैं कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ही बोलते हैं। तो क्रेडिट रिस्क को कैसे हम कंट्रोल करें और कैसे हम इसको मॉनिटर करें, ठीक है। उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, क्या? क्रेडिट रिस्क कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग इज डायरेक्टेड बोथ एट ट्रांजैक्शन लेवल एंड कौन सा लेवल? पोर्टफोलियो। तो 2 ही लेवल होते हैं क्रेडिट रिस्क में, तो दोनों मॉनिटर करना है, ठीक है। इट मस्ट बी मेंशन्ड हियर that an appropriate credit information system, आपने देखा होगा कि आपके वहां पे जो भी लोन्स हैं उनकी एक समरी सिस्टम से जनरेट होती है, या हेड ऑफिस उसको स्टडी करता है। इज द बेसिक प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। तो जिसका क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा है उसके वहां अच्छा रहेगा, ठीक है। अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड MIS एंड CIS, तो कुछ बैंक में से मिसला और सिसला नाम देते हैं, ठीक है। इज द बैकबोन ऑफ इफेक्टिव। तो अगर आपको क्रेडिट रिस्क को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपका क्या मजबूत होना चाहिए? इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम मजबूत हो, ठीक है। अब क्रेडिट रिस्क पॉलिसीज एंड गाइडलाइन एट ट्रांजैक्शन लेवल, तो हमें हमेशा ध्यान रखना कि 2 लेवल है हमारे। एक कौन सा लेवल है? ट्रांजैक्शन, और दूसरा पोर्टफोलियो। ट्रांजैक्शन से तो अमाउंट डिसाइड हो रहा है कि आप लोन बांटते कैसे हैं, और पोर्टफोलियो से क्या डिसाइड हो रहा है? किसको बांटते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन लोन में देखो वही चीज आ गई जो मैंने बताई थी कि लोन बांटते कैसे हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं? बोलते जाइए आप। अप्रेजल बनता है। अप्रेजल करते, फिर उसका रिस्क क्या होता है? एनालिसिस होता है, ठीक है। और लोन के बाद जब हो जाता है तो क्रेडिट ऑडिट होता है, ऑडिट होता है, लोन का रिव्यू होता है, और उसको आगे मॉनिटर करते रहना पड़ता है। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन लेवल पर ये 4 इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, ठीक है। और मैंने जैसे बताया कि ट्रांजैक्शन लेवल का मतलब लोन को बांटना और उसको मैनेज करना। आगे पोर्टफोलियो में सिर्फ कहां बांट रहे हैं ये बात होती है, ठीक है। देयर इज अ नीड टू कॉन्स्टेंटली इंप्रूव द एफिशिएंसी फॉर ईच ऑफ दीज प्रोसेस इज इन ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाइंग द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ बोरोवर, enhancing the default analysis, capturing the risk element adequately for future reference,
and providing an early warning signal for deterioration in the credit risk of the borrower। तो इसने जो 5-6 बातें बोली, क्या बोला उसने? बोला कि क्रेडिट क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना बोरोवर की, जो डिफॉल्ट का एनालिसिस को तरीके बढ़ाना, एनहांस करना, कैप्चरिंग द रिस्क एलिमेंट एडिक्वेटली, जो रिस्क एलिमेंट है उसको कैप्चर करना और उसको फ्यूचर रेफरेंस में यूज करना कि ये गलतियों से, जैसे आपके वहां देखा होगा कि लोन बांटने में हर बार कुछ नया चीज आता है। वो कहते हैं इस बार आप एक गारंटर की जगह 2 गारंटर लीजिए, या गारंटर का जब आप लेंगे तो उसका इक्विटेबल मॉर्गेज भी करिए, मतलब कुछ भी नया आ रहा है। ठीक है। क्रेडिट रिस्क टेकिंग पॉलिसी एंड गाइडलाइंस एट ट्रांजैक्शन लेवल should be clearly articulated in the bank's loan policy document approval। आप यहाँ क्या बोलता है कि जो भी आप क्रेडिट रिस्क टेकिंग पॉलिसी बना रहे हैं, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, उसको बोर्ड ने जो अप्रूव करी हुई पॉलिसी है उसके लेवल में आर्टिकुलेट होनी चाहिए, यानी जैसा वो कह रहे हैं वैसी ही आपने पॉलिसी बनानी है। ठीक है। जैसे क्या बोलता है, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन शुड आउटलाइन फॉर डेलीगेशन ऑफ पावर, कि किसको कितनी पावर है, क्रेडिट अप्रेजल कैसे होता है, रेटिंग एंड स्टैंडर्ड बेंचमार्क कैसे यूज करते हैं, प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी क्या है, और एलआरएम यानी कि लोन रिव्यू का मैकेनिज्म क्या है। तो जो ऊपर 4 चीजें पड़ी थी उसी में थोड़ा सा और इन्होंने एक्सटेंशन कर दिया। जैसे उन्होंने क्रेडिट अप्रेजल की बात वहां पर भी करी थी, लोन रिव्यू मैकेनिज्म की बात वहां भी करी थी, लेकिन यहाँ पे 3 चीजें और आ गई। ठीक है। क्रेडिट अप्रूविंग अथॉरिटी, अब इसका क्या फायदा होता है? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब क्या चीज? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात हो रही है क्या इसमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह रहता होगा सर? इंटरेस्ट रेट। अच्छा, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जैसे आपने हाउसिंग लोन 6% पे किया हुआ है, कार लोन 7% पे हुआ, तो आपको हाउसिंग लोन 6% पे देना है या नहीं देना है? पता लगा आपने कहा ये रिस्क ज्यादा, तो आपने 6.25 कर दिया। ठीक है। प्राइसिंग का मतलब, लोन के मामले में प्राइसिंग से मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। क्रेडिट अप्रूविंग अथॉरिटी, ईच बैंक शुड हैव अ क्लियरली फॉर्मुलेटेड स्कीम फॉर डेलीगेशन। तो कौन क्रेडिट को अप्रूव करेगा? आपके वहां हर एक के बैंक में होगा कि कौन करता है। ठीक है। कितने लाख तक के लोन कौन करता है? तो यहाँ पे बोला आर अप्रूव्ड बाय एन अप्रूवल ग्रिड और कमेटी। होती है आपके वहां पे बड़े लोन में जोनल कमेटी होती है ना, जोनल क्रेडिट कमेटी? नहीं होती? होती है सर, होती है। होती है। ठीक है। द ग्रिड और कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ एटलीस्ट कितने लोग? 3 to 4 ऑफिसर होते हैं। ठीक है। और approve the credit facility above a specified limit and invariably one officer should be represent the CRMD। ठीक है। CRMD पढ़ा था हमने शुरू में। CRMD क्या है सर? शुरू में पढ़ा था, बताओ किसी को याद है तो बताओ। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। हाँ, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पढ़ा था। ठीक है। तो वो ही कह रहा है कि इतने ऑफिसर इसमें होने चाहिए पास करने के लिए, और इनवेरिएबली वन ऑफिसर शुड रिप्रेजेंट द, उसमें से एक ऑफिसर कहाँ का होना चाहिए? CRMD रिस्क डिपार्टमेंट का। ठीक है। हु हैज नो वॉल्यूम एंड प्रॉफिट टारगेट। अब देखो यहाँ पे पता लगा आपने ऐसे आदमी को बना दिया जिसमें चेयरमैन ने कहा कि आपको 500 करोड़ के लोन बांटने हैं, तो क्या करेगा? हर लोन को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना चाहेगा। नहीं, वो कहेगा ये भी सैंक्शन हो जाएगा। लिबरल इसे करेगा। हाँ, ये भी सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है। द स्पिरिट ऑफ द क्रेडिट अप्रूविंग सिस्टम मे दैट नो क्रेडिट प्रपोजल शुड बी अप्रूव्ड और रिकमेंडेड टू हायर अथॉरिटी इफ मेजॉरिटी ऑफ अप्रूवल ग्रेड के ज्यादा से ज्यादा लोग या कमेटी के ज्यादा से लोग क्या करते हैं? एग्री ना करें जब तक। ठीक है। डू नॉट एग्री ऑन क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर। तो अगर वो एग्री नहीं करते हैं तो क्या करना है? आपको ऊपर भेजना है? नहीं भेजना। ये लिखा हुआ नो क्रेडिट प्रपोजल।
ठीक है, इससे कॉमन सी बात है वैसे तो। क्रेडिट अप्रेजल, तो अप्रेजल क्या होता है, सब चीजें इसमें देखी जाती है। क्या क्या दिया जाता है, देखा जाता है बोरोवर का स्टैंडर्ड। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि क्रेडिट अप्रेजल में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोरोवर एंड स्टैंडर्ड कैसा है, प्रोसीजर ऑफ एनालाइजिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट कैसी है, रिस्क फैक्टर कैसा है, पॉलिसी ऑन स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन क्रेडिट प्रपोजल कैसा है, फाइनेंशियल कोवेनेंट कैसी है, रेटिंग स्टैंडर्ड कैसी है। ये मतलब कॉमन चीजें हैं, ये देखनी है उसको। ठीक है। प्रूडेंशियल लिमिट, प्रूडेंशियल लिमिट का मतलब है कि किसके लिए कितना तक हम जा सकते हैं। तो उसने बोला हुआ है कि प्रूडेंशियल लिमिट में क्रेडिट रिस्क के लिए क्या बोलता है, प्रूडेंशियल लिमिट फॉर फाइनेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब यहां से मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी की बैलेंस शीट उठाते हैं तो फाइनेंशियल रेशियो, करंट रेशियो कितना ले सकते हैं, डीएससीआर कितना ले सकते हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल। सर डीएससीआर क्या है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो, कवरेज रेशियो। अच्छा, ये जो आपके उसमें एक रेशियो एनालिसिस के चैप्टर पढ़े हुए हैं उनको देखिए। आप लोग सीआईबी दे रहे हैं, प्रमोशन में है, क्रेडिट में है, काम आएंगे सब। यूसी सर के देखिएगा उसमें। ठीक है। करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो एंड रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन एसेट, डेट सर्विस कवरेज, ये आ गया देखो डीएससीआर जो मैंने बोला। ठीक है। तो ये रेशियोज को देखना प्रूडेंस की कितना कितना आप ले सकते हैं। जैसे कोई बैंक कहता है करंट रेशियो 1.2 से ज्यादा नहीं लेना है, उससे ज्यादा लेना है, कोई कहता है 1.5 से, तो अपना अपना है ये। प्रूडेंशियल लिमिट फॉर क्रेडिट एक्सपोजर, कि आप किस बंदे को कितना क्रेडिट दे सकते हैं। प्रूडेंशियल लिमिट ऑफ एसेट कंसंट्रेशन, एसेट कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा हमने कि भैया हमें हाउसिंग लोन मैक्सिमम कितना देंगे। ठीक है। प्रूडेंशियल लिमिट फॉर लार्ज एक्सपोजर, जो बड़े कॉर्पोरेट लोन होते हैं उनकी क्या क्या लिमिट है। प्रूडेंशियल लिमिट फॉर मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑन लोन बुक, अब जैसे आपने कहा हाउसिंग लोन मैक्सिमम कितना देते हैं आप लोग, 30 ईयर का, 30 ईयर का देते हैं जी। तो वो हाउसिंग लोन कितने का देना है, कार लोन आपने 7 ईयर का दिया, इस तरह ये मैच्योरिटी है। तो ये क्या बोला उसने, प्रूडेंशियल लिमिट कौन कौन सी होती है, 5 टाइप की प्रूडेंशियल लिमिट होती है। ठीक है। रेटिंग स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क, तो इसमें ये बोला हुआ है कि जब भी आप लोन देंगे तो अपना एक सिस्टम बना के रखेंगे कि हमें कितनी रेटिंग वाले को, ये लिखा है क्रेडिट रेटिंग शुड बी अंडरटेकिंग नॉर्मली एट क्वार्टरली इंटरवल और एट लीस्ट एट हाफ ईयरली इंटरवल इन ऑर्डर टू गॉज द एसेट क्वालिटी एट पीरियडिक इंटरवल। तो वो कहने का मतलब है कि एसेट की क्वालिटी कितनी खराब है, नहीं है, अच्छी है, तो क्वार्टरली इंटरवल पर या कम से कम हाफ ईयरली इंटरवल पर आपको उसकी रेटिंग लेते रहनी चाहिए। और रेटिंग लेने का मतलब ये भी है कि आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं वो रेटिंग के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है। अगला आता है प्राइसिंग, रिस्क प्राइसिंग। अभी पूछ रहे थे कुछ लोग, तो वो क्या करते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्राइसिंग ऑफ लोन नॉर्मली शुड बी लिंक्ड विद किससे लिंक होनी चाहिए, रेटिंग से। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। ठीक है। हाउएवर वैल्यू ऑफ कोलेटरल, वैल्यू ऑफ अकाउंट, लेंथ, वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, फ्यूचर बिजनेस पोटेंशियल, इंडस्ट्री पोर्टफोलियो एक्सपोजर एंड स्ट्रेटेजिक रीजन में ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइसिंग। तो सबसे पहला उसने किस पे जोर दिया, रेटिंग पे। रेटिंग पे। लेकिन आपको ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी है। ठीक। अब आया, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, बोलिए क्या पढ़े थे अभी तक। मॉनिटरिंग कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरी एट ट्रांजैक्शन लेवल, ट्रांजेक्शन लेवल। तो देखो हम इस जब टॉपिक को पढ़ रहे हैं बार बार रिवाइज करिए। 2 लेवल, ट्रांजेक्शन लेवल एंड पोर्टफोलियो लेवल, पोर्टफोलियो लेवल। तो जो भी हम पढ़ेंगे इसमें मेजरमेंट भी वैसे ही पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड मॉनिटरी भी दोनों तरह से पढ़ रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन लेवल पे मैंने बताया कि लोन सैंक्शनिंग प्रोसेस, लोन देने के बाद रिव्यू प्रोसेस ट्रांजेक्शन लेवल, ट्रांजेक्शन पे आता है। अब क्या आ गया, पोर्टफोलियो लेवल। तो पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है।
तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो क्रेडिट वीकनेस इन एडवांस थ्रू क्रेडिट क्वालिटी माइग्रेशन। तो अभी हमने बात पढ़ा था कि जब कोई लोन, किसी पोर्टफोलियो का लोन किसी रेटिंग से किसी रेटिंग में जा रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना। मूविंग फ्रॉम measuring obligor specific risk associated with individual credit exposure to measuring concentration effect on the portfolio। अभी देखो यहाँ खास बात क्या बोली, उसने कहा किसी पर्टिकुलर लोन पे आपने देखा, इंडिविजुअल क्रेडिट एक्सपोजर की बात कर रहा है, और उसको मेजरमेंट करके देखा, तो उसने कहा कि जो हमारे इस तरह के लोन हैं वो ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो ये कौन सा मेजरमेंट कर रहा हो? पोर्टफोलियो का। इवेल्युएटिंग एक्सपोजर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर रेटिंग कैटेगरीज एंड स्टिपुलेटिंग क्वांटिटेटिव सीलिंग्स ऑन एग्रीगेट एक्सपोजर इन स्पेसिफाइड रेटिंग कैटेगरी। किसी स्पेसिफाइड रेटिंग में, रेटिंग कैटेगरी में क्या चीज हो रही है उसको स्टडी करना। यहां तो इसने बोला क्रेडिट एक्सपोजर के बारे में, यहां बोला रेटिंग के बारे में। इवेल्युएटिंग रेटिंग वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस इंडस्ट्री। अब यहाँ पे क्या करा, उन्हीं रेटिंग को वेरियस इंडस्ट्री में सेटिंग करस्पॉन्डिंग एक्सपोजर लिमिट टू कंटेन कंसंट्रेशन रिस्क। अब अभी हमने बात कही थी कंसंट्रेशन रिस्क क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्री को ज्यादा लोन बांट देते हैं और उससे नुकसान होता है तो उसे कंसंट्रेशन रिस्क बोला। तो इसने बोला कि जो रेटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज भी और कंसंट्रेशन वाइज भी, किन लोगों को दिया है, किस तरह की इंडस्ट्री को दिया है, उस पे देखते हुए मूविंग टुवर्ड्स क्रेडिट पोर्टफोलियो वैल्यू एट रिस्क मॉडल। तो वैल्यू एट रिस्क के मॉडल के अकॉर्डिंग क्रेडिट पोर्टफोलियो में क्या कैसा मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो सर इसकी इसमें बात जो पहले पैराग्राफ में जो दूसरी लाइन दी हुई है सर, सर ऊपर से क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एट पोर्टफोलियो लेवल में जो दूसरी लाइन दी हुई है, इट आल्सो डील विथ मार्जिनल एंड एब्सोल्यूट रिस्क कंट्रीब्यूशन ऑफ ए न्यू पोजीशन एंड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। सर इसका समझ में नहीं है। हाँ, it also deal with an marginal and absolute risk contribution। अब यहाँ पे सुनिएगा, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। हाँ, थोड़ा सा और एडिशन पे जाए अगर हम। मार्जिनल का मतलब क्या है? थोड़ा सा और एडिशन पे जब हम जाते हैं, ठीक है। और एब्सोल्यूट का मतलब फाइनली हम कहां तक गए, एब्सोल्यूट रिस्क कंट्रीब्यूशन। हाँ, यहाँ पे बात रखी, इट ऑल्सो डील्स विद द मार्जिनल एंड एब्सोल्यूट रिस्क कंट्रीब्यूशन ऑफ ए न्यू पोजीशन। अब न्यू पोजीशन का मतलब क्या होता है? न्यू पोजीशन का मतलब क्या होता है? न्यू इन्वेस्टमेंट। नहीं, उसको चेंजिंग रूप क्या होगा सर? मतलब सर आफ्टर न्यू एक्सपोजर, आफ्टर टोटल एक्सपोजर। न्यू पोजीशन का मतलब जो नए बिजनेस ला रहे हैं आप, नए टाइप के उसमें जा रहे हैं आप। बैटरी ब्लूटूथ की डाउन हो गई थी। हाँ, तो न्यू पोजीशन का मतलब जो आप नए तरह के बिजनेस लाते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसको न्यू पोजीशन बोला हुआ। एंड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट का मतलब जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। एक मिनट रुक, ठीक है। चलिए और आगे आइए। अ फ्रेमवर्क ऑफ ट्रैकिंग अ नॉन परफॉर्मिंग लोन अराउंड द बैलेंस शीट डेट डज नॉट सिग्नल द क्वालिटी ऑफ एंटायर लोन बुक। तो
कोई भी जैसे बैलेंस शीट में जो एनपी आ रहे हैं तो पूरे लोन बुक को नहीं बताता। अ सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रेडिट weaknesses well in advance could be realized by tracking the migration, जो हमने अभी पढ़ा था ना, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, ठीक है, और borrows from one rating scale to another. This process would be meaningful only if the borrower wise rating are updated at, क्या इंपॉर्टेंट बात आई क्वार्टरली, कि रेटिंग माइग्रेशन का इंपॉर्टेंस तब है जब आप उसको क्वार्टरली और हाफ ईयरली उसकी रेटिंग को एसेस करवा रहे हैं, ठीक है। डेटा ऑन मूवमेंट विद ग्रेडिंग कैटेगरीज प्रोवाइड अ यूजफुल इंसाइट इनटू द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द पोर्टफोलियो। सम मेजर टू मेंटेन पोर्टफोलियो क्वालिटी, पोर्टफोलियो क्वालिटी के लिए बोला उसने, क्या बोला, क्वांटिटेटिव सीलिंग लगाना ऑन एग्रीगेट एक्सपोजर इन स्पेसिफाइड रेटिंग कैटेगरी, कि कौन सी रेटिंग कैटेगरीज में हम कितने का मैक्सिमम लोन करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ रेटिंग वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोरोवर्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज बिजनेस सेगमेंट। तो पोर्टफोलियो की जब भी बात आएगी तो आपने क्या करा, बोरोवर, इंडस्ट्री और बिजनेस वाइज भी रेटिंग का इवोल्यूशन किया। रिकॉर्डिंग सर। इंडस्ट्री वाइज एंड सेक्टर वाइज मॉनिटरिंग ऑफ एक्सपोजर परफॉर्मेंस, तो सेक्टर वाइज कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंडस्ट्री वाइज। आप लोग समझ पा रहे हैं, हर बात देखो पोर्टफोलियो से बात हो रही है। यस सर, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, टारगेट फॉर प्रोबेबल डिफॉल्ट एंड प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट एट ए प्रूडेंट प्लानिंग एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि कितना प्रोविजन चाहिए, किस उसमें और किस में प्रोबेबल डिफॉल्ट हो रहा है। फॉर एनी डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड पैरामीटर एंड एक्सरसाइज फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द पोर्टफोलियो शुड इमीडिएटली बी अंडरटेकन। तो अगर आपने जैसा सोचा था, ये बोला एनी डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड पैरामीटर, जो आपने पैरामीटर बनाए थे, सोचे थे, उससे कुछ अगर दाएं बाएं चल रहा है तो आपको अपनी पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा एक्सरसाइज को, ठीक है। अंडरटेक रैपिड पोर्टफोलियो रिव्यू, स्ट्रेस टेस्ट एंड सिनेरियो एनालिसिस व्हेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अंडरगोज रैपिड चेंज। तो जब भी बाहर आपको लगता है कि कुछ बहुत बदलाव आ रहे हैं तो आपको खुद भी क्या करना है, पोर्टफोलियो का रिव्यू करना है, स्ट्रेस टेस्ट करना है। स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, ये देखना कि ये नॉर्मल कंडीशन में सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और सिनेरियो एनालिसिस करने हैं आपने, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं क्या क्या चीज, जो बोला ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई, इकोनॉमिक सैंक्शन माने रोक लगा दी गई, चेंज इन फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी आ गया, जनरल स्लो डाउन आ गया इकोनॉमी में, मार्केट रिस्क इवेंट आ गई कुछ, एक्सट्रीम लिक्विडिटी कंडीशन। तो ये जितने पॉइंट बोले, इनको क्या बोला हुआ उन्होंने, क्या चीजें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इनको ध्यान में रखते हुए अगर इसमें कोई चेंज आता है तो आपकी अपनी पॉलिसी को भी, पोर्टफोलियो को रिव्यू करना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस डिस्क्रिमिनेटरी टाइम शेड्यूल फॉर रिव्यू ऑफ द बोरोवर। तो क्या बोला, अब डिस्क्रिमिनेटरी क्या होता है, मैं बताओ, कोई समझाओ, डिस्क्रिमिनेटरी क्या होता है। अपनी सर, अपने विवेक से जो है, हाँ अपने विवेक से तो है, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन से आपने ना कि डिस्क्रिमिनेशन होना, वो डिस्क्रिशनी अलग वर्ड है। जो आप वो डिस्क्रिशनी अलग है, अलग अलग टाइमिंग। डिस्क्रिमिनेटरी अलग चीज है। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब है आपने एक नियम बनाया कि आपकी ब्रांच का 1 साल में वो होगा, ऑडिट होगा। तो सबको पता है
कि अभी तो ऑडिट हुआ, अब अगला ऑडिट कब होगा? 1 साल बाद। तब तक कर लो जो करना है। समझ में आई बात? हाँ। तो उन्होंने क्या पॉलिसी चेंज कर दी? सरप्राइज। किसी का 2 महीने में हो गया, किसी का 1.5 साल तक नहीं हुआ, अगले बार 2 महीने में हो गया। तो आदमी तैयार रहेगा, कभी भी आ जाएगा। ठीक है सर स्ट्रेस टेस्ट क्या बताया था आपने सर? स्ट्रेस टेस्ट ये टेक्निक्स होती हैं जिनसे आप नॉर्मल कंडीशन में जब कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो आप कितना झेल पाएंगे उसको। समझ में आई? यस। मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब एकदम से कोरोना की डिजीज आई तो कितने लोग उसको वो कर पाएंगे। ठीक, जैसे फायर ड्रिल होती है मॉल में। हाँ ऐसा कुछ। हाँ, अचानक से बोला बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला बॉम्ब रखा हुआ है, तो सब एकदम से एक्टिविटी करते हैं ना। ठीक, एक्टिव क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक्टिव क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो कैसे करेंगे आप? चेंज इन डिमांड ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैज अराइजन ड्यू टू, तो उसने बोला जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है उनकी डिमांड में कुछ चेंज हो गया। क्यों हो गया? लेस डिमांड ड्यू टू द डिसइंटरमीडिएशन। अब डिसइंटरमीडिएशन क्या होना कि अब सब ऑनलाइन हो गया। पहले क्या था, कोई लोन देने कोई जाता था, बताता था ये लोन मिलेगा आपको, तो वो जो बताएगा वही होगा। लेकिन अब क्या, बीच में कोई नहीं है, आपने ऑनलाइन गए, जो समझ में आया वो ले लिया। मोर सप्लाई टू द ड्यू टू कैपिटल, पैसा बहुत हो गया। लोअर रिटर्न एंड इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क। अब क्या हुआ, लोअर रिटर्न हो गए और ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देने लग गए? वो रिस्क को। फिर यहां बोलता है द मोटिवेशन फॉर एक्टिव क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑल्सो। और एक्टिव क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्या मोटिव्स हैं? उसने बोला एक्टिव क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑल्सो कम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज सच एज, क्या करेगा? पास थ्रू सर्टिफिकेट, सिंडिकेटेड लैंडिंग और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर फाइनेंस। इसके बारे में अभी थोड़ा मेरे को क्लियर नहीं है, लेकिन ये पता है कि जब आप क्रेडिट पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं तो आपके सामने क्या आती है? न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है इकोनॉमी, जैसे सिंडिकेशन लैंडिंग सर्विसेज। सिंडिकेशन में क्या होता है, आपको 500 करोड़ का लोन बांटना है, तो आप क्या करते हैं? लोन देने वालों को अरेंज करा रहे हैं, सिंडिकेट बना रहे हैं। ठीक है, फिर वो सिंडिकेशन बनाने के बाद वो सारे बैंक मिलकर उसको लोन देते हैं। उस लोन को क्या बोलते हैं? कंसोर्टियम लोन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रोजेक्ट या स्ट्रक्चर फाइनेंस पे बात हो रही है। तो कह रहा है कि ये जो नया जो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आया, इसमें ये नए नए एवेन्यूज आ गए। ठीक है, essentially new products have different type of risk as compared to the ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। ये जो मैं बीच में रुक जाता हूँ, ये आपकी कंसंट्रेशन वहां लाइंस पे होनी चाहिए, आप बोलिए उस वर्ड को। इन एडिशन बैंक्स हैव आल्सो न्यू टूल्स टू मैनेज। तो क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए क्या करता है? सेकेंडरी लोन ट्रेडिंग, सिक्योरिटाइजेशन, क्रेडिट डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेकेंडरी लोन ट्रेडिंग का मतलब समझते हैं? नहीं। कि एक तरह से आप समझ लो टेकिंग ओवर, पहले से चलते हुए लोन को उठाना। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन क्या है? सर जो एनपीए को सेल करती है। हाँ नहीं, एनपीए के अलावा स्टैंडर्ड को भी कर सकते हैं। Yes, लेकिन इसमें क्या है, वो पूरा पैसा देते नहीं है। क्या देते हैं उसकी जगह पे? सिक्योरिटी रिसीट। सिक्योरिटी रिसीट देते हैं। ठीक है, क्रेडिट डेरिवेटिव से मतलब है कि लोन जैसे और प्रोडक्ट, जैसे फॉरेक्स डेरिवेटिव होता ना, उस तरह से। ठीक है, दिस कॉल्स फॉर ए बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, a gradual process with a well articulated strategy with a thorough understanding of market। तो इसमें एक बात बोला है कि जो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसके लिए एक तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और इसके लिए वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और मार्केट और सपोर्टेड की क्या होनी चाहिए?
एक स्टडी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एप्रोप्रिएट पॉलिसी डेवलपमेंट होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग, या जो आपके जो क्रेडिट वाले लोग उनकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, केयरफुल सिस्टम सिलेक्शन, कौन से सिस्टम से आप देंगे, कंटिन्यूस टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। इसको बोलते हैं दिस कॉल्स फॉर ए बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। सर कंसोर्टियम और सिंडिकेशन में डिफरेंस क्या है? देखो, सिंडिकेशन सर्विसेज का मतलब होता है कि आप किसी बंदे के लिए बहुत सारे लोगों को एक साथ ला रहे हैं, लोन दे रहे नहीं, लोगों को साथ में ला रहे हैं, ठीक है। जबकि कंसोर्टियम होता है कि लोन आपने दे दिया किसी को। एक बारीक सा फर्क समझ में आया इसमें? वहां बस इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन लोन नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है, इकट्ठा भी कर रहे हैं और अपना पार्टी भी बन रहे हैं। जैसे बोरोवर को मान लिया 500 करोड़ का लोन लेना है, वो स्टेट बैंक के पास चला गया, तो स्टेट बैंक क्या कर रहा है, कई लोगों को इकट्ठा कर रहा है कि बोरोवर सबके पास नहीं जाता। आपको मालूम है बात? यस सर, कॉर्पोरेट यही करते हैं। हाँ, बोरोवर तो एक के पास जाता है, अपने बैंक के पास, लेकिन वो बैंक क्या करता है, जिससे उसके अच्छे संबंध होते हैं उनको बुलाता है, कहता भाई प्रपोजल है, बताओ करना है। इसको बोलते हैं सिंडिकेशन, ठीक है। लेकिन जब लोन कर दिया तो उस लोन को क्या बोलते हैं? कंसोर्टियम। कंसोर्टियम। आया फर्क समझ में? यस सर। बहुत बारीक सा फर्क है, ठीक। चलो आगे देखो, कंट्रोलिंग क्रेडिट रिस्क थ्रू लोन रिव्यू मैकेनिज्म। तो एलआरएम की बात हमने शुरू में भी करी थी कि लोन रिव्यू मैकेनिज्म कैसा हो जिससे हम क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। किस चीज को? क्रेडिट रिस्क को। और ये जो एलआरएम वाला चैप्टर है, ये चैप्टर आपका एबीएम में जो क्रेडिट मैनेजमेंट है ना, एबीएम में डी मॉड्यूल है आपका, यस सर, उसमें भी है ये चीजें, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले एलआरएम को इसने नाम क्या दिया? क्रेडिट ऑडिट। रिव्यू होना ना आपने, ठीक है। एलआरएम is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvement in credit administration. Loan review mechanism is used for कौन से वालों के लिए होता है? बोलो, एलआरएम। लार्ज वैल्यू अकाउंट। कभी आपने देखा हाउसिंग के लिए एलआरएम कर रहे हैं आप? हाउसिंग लोन के लिए नहीं करते। With the responsibilities assigned in various areas such as evaluating effectiveness of loan administration, maintaining integrity of credit grading process, assessing portfolio quality etc. तो ये कह रहा है कि जब भी हम एलआरएम करते हैं तो इन एरियाज पे हम लोग काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये भी क्वेश्चन बना सकता है, एलआरएम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसने कहा टू प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाई लोन विच डेवलप क्रेडिट वीकनेस एंड इनिशिएट टाइमली। कौन से लोन क्रेडिट वीकनेस डेवलप कर रहे हैं और उसको टाइमली करेक्ट करना। टू इवॉल्वेट पोर्टफोलियो क्वालिटी एंड आइसोलेट पोटेंशियल प्रॉब्लम। तो उसने कहा है कि पोर्टफोलियो की क्वालिटी को इवैल्यूएट करना, यानी इवैल्यूएट करना और उसको एसेस करके बताना, और आइसोलेट करना उन पोटेंशियल प्रॉब्लम एरियाज को हटा देना। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग एडिक्वेसी ऑफ लोन लॉस प्रोविजन। यहाँ पे देखो, लोन लॉस प्रोविजन क्या होता है? एनपीए प्रोविजन यूज करते हैं, ठीक है। टू एसेस द एडिक्वेसी ऑफ एंड एडहेरेंस टू लोन पॉलिसी प्रोसीजर। तो एलआरएम का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि जब वो एलआरएम करने आते हैं तो जो पॉलिसी बनाई है उसी के अकॉर्डिंग लोन होने चाहिए, कंप्लायंस एंड टू मॉनिटर कंप्लायंस, ठीक है। टू प्रोवाइड टॉप मैनेजमेंट विद इंफॉर्मेशन
and on credit administration including credit sanction process, risk evaluation and post sanction follow up. तो टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट कौन करता है? जो एलआरएम करता है। लोन रिव्यू मैकेनिज्म से जो लोन का रिव्यू करता है वही तो टॉप मैनेजमेंट को बताया कि भैया क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, क्रेडिट सैंक्शन का प्रोसेस कैसा है, रिस्क इवैल्यूएशन कैसा है और पोस्ट सेक्शन फॉलोअप कैसा कर रहे हैं। ठीक है। और एलआरएम में उसने बोला हुआ है कि क्रेडिट ग्रेडिंग सिस्टम शुड सपोर्ट इवेल्युएटिंग द पोर्टफोलियो क्वालिटी। तो ये जो क्रेडिट ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेड देना, अपने लोन्स को ग्रेड देना, उससे वो पोर्टफोलियो क्वालिटी और एस्टेब्लिशिंग ए लोन लॉस प्रोविजन गिवन द इंपॉर्टेंस एंड सब्जेक्ट नेचर ऑफ क्रेडिट रेटिंग। अच्छा, अब अगला पॉइंट आ गया। ये मैंने फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूं कि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये आपके एबीएम के बुक में जो क्रेडिट मैनेजमेंट है उसका भी पार्ट है। ये लोन रिव्यू मैकेनिज्म, और लोन रिव्यू मैकेनिज्म हम इस चैप्टर में किसका कौन से पार्ट में पढ़ रहे हैं? मॉड्यूल बी। मॉड्यूल भी क्यों बोला? ये बोलते सीआई में पढ़ रहे हैं। क्यों मनीष, बताओ। हम लोग पढ़ रहे हैं लोन क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो अगर हम क्रेडिट को मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे तो उसमें हमें एलआरएम एक हमारा प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, क्वालिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो लोन रिव्यू जो भी ऑफिसर होगा करने वाला, उसका नॉलेज क्या होना चाहिए क्रेडिट अप्रेजल में, लैंडिंग प्रैक्टिसेस में एंड लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक में अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? उसको किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। द इंडिपेंडेंस ऑफ लोन रिव्यू ऑफिसर शुड बी एंश्योर्ड एंड द फाइंडिंग ऑफ द रिव्यू शुड ऑल्सो बी रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द किसको? बोर्ड। जो एलआरओ होते हैं उनको इतनी लिबर्टी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, वो उस पे एजीएम सीजीएम का दबाव नहीं होना चाहिए। वो सीधे किसको रिपोर्ट करेगा? टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट तो एक वैसा जनरल वर्ड हो गया। इसने बोला बोर्ड और कमेटी ऑफ द बोर्ड, दो थे ना शुरू में। सबसे पहले बोर्ड था, बोर्ड के बाद बोर्ड की सब कमेटी थी, उसके बाद क्या था? क्रेडिट पॉलिसी कुछ करके था। हाँ, क्रेडिट पॉलिसी था, ठीक है। और फिर उसके बाद सीआरएमडी। ठीक, चलो। फ्रीक्वेंसी एंड स्कोप ऑफ रिव्यू कि कब हमें उसको करना है, तो उसने बोला हुआ अंडरटेकन यूजुअली 3 मंथ ऑफ द सैंक्शन और रिन्यूअल। ठीक है। और स्कोप ऑफ रिव्यू से मतलब क्या क्या चीजें देखी जाएंगी उसमें, क्या क्या वो करेगा भाई? स्कोप ऑफ रिव्यू से मतलब क्या है? The scope of review should cover all loans above a cut off limit। अब उन्होंने कहा सब 5 करोड़ से ऊपर के करने, तो ये स्कोप है। In addition to the bank should also target other accounts that present elevated risk category characteristics. Although it is desirable to subject all loans above a cutoff of LRM, at least 30 or 40% of the portfolio should be subject to the। तो उसने बोला कि कम से कम कितने परसेंट, 30 से 40% के लोन का पोर्टफोलियो उन्हें जरूर देखना है इन ए ईयर टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है। डेप्थ ऑफ रिव्यू, यहां बोला उसने फ्रीक्वेंसी एंड स्कोप, यहां बोला डेप्थ। कितनी गहराई तक वो देखेंगे, क्या क्या चीजें देखेंगे? उसने बोला किस पे फोकस करेंगे? अप्रूवल प्रोसेस, क्रेडिट रेटिंग कितनी एक्यूरेसी और टाइमलीनेस दी जा रही है, इंटरनल पॉलिसी और प्रोसीजर को अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
कंप्लायंस विद लोन कोवेनेंट्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सैंक्शन करने के बाद पोस्ट फॉलो अप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लोन डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, पोर्टफोलियो क्वालिटी कैसी है, रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग पोर्टफोलियो क्वालिटी क्या है, इन चीजों को वो करता है, स्टडी करता है। ठीक है। अब स्मॉल लोन्स के लिए क्या होता है आपको पता ही है, स्मॉल वैल्यू के रिटेल लोन का रिव्यू कैसे होता है। उसने बोला कि यूजुअली सच एसेट्स आर सब्जेक्टेड टू रिव्यू ऑन एक्सेप्शन बेसिस, नॉर्मली नहीं करते हैं, लोन दे दिया किस्तें आ रही है चलता रहता है, ठीक है, लेकिन कोई विशेष एक्सेप्शन हो जाए तब वहां पे रिव्यू करते हैं। ठीक है। सेगमेंट विच शो बिलो एवरेज डिफॉल्ट परफॉर्मेंस आर टेकन अप फॉर रिव्यू पुटिंग इन रेमेडियल एक्शन, अगर कुछ वो देखते हैं तो उसकी रेमेडियल एक्शन वो करते हैं। ठीक है। चलो अब लास्ट पार्ट आया इसका, क्या आया हमारा, क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन, कि हम क्रेडिट रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। इस समय किसी के पास एबीएम की बुक रखी है आसपास? हाँ सर रखिए। रखी है। इसमें आप डी मॉड्यूल में देखिए जो टॉपिक है हमारे डी मॉड्यूल वाले, इसमें ये वाला टॉपिक निकालिए जरा, ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट मैनेजमेंट 405 से शुरू है। ठीक है। इसमें देखो 408 पे लिखा हुआ है लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक। ठीक है। फिर नीचे अप्रेजल लिखा हुआ है, डिलीवरी, कंट्रोल मॉनिटरिंग, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, रिस्ट्रक्चर, ये सब चीजें आ रही ना जी। ये एक तरह से ये चैप्टर और वो चैप्टर थोड़ा सा रिजेंबल करता है वहां पे कुछ ऐसी। और आगे देखो 415 पे आओ जरा, 415 पेज पे आइए, क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स। तो हम लोग 12 पढ़ रहे थे कि एक्सपोजर किसको कितना लोन देना है, तो ये भी पॉलिसी से हो रहा है। उसके बाद आपका ये 420 पेज पे आई है, मेथड ऑफ सबसे नीचे है क्रेडिट असेसमेंट है, डिलीवरी ऑफ क्रेडिट है, आईरेक हमने पढ़ा दिया था। अच्छा जो आईरेक वाली बात आ रही है ना, वो इसी चैप्टर का पार्ट है यहाँ पर एबीएम में, और बीएफएम में तो प्योर चैप्टर है इसका डी मॉड्यूल में। ठीक। और रिटेल में एनपीए वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरह करना, तीनों पेपर में से कहीं हो सकता है। पिछले बार शायद एक मीटिंग में 3 एनपीए क्वेश्चन आए थे, 3, पता नहीं कौन से वाले में थे, बच्चों ने बताया था। ठीक है। और इसके अलावा एक और आगे आइए जरा, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग 32 वाला पे चैप्टर, 32 वाले पे आए, बल्कि 31 पे आइए। 31 पे आए। आप देखो इसमें लिखा हुआ है कि अवेलेबल टूल फॉर क्रेडिट मॉनिटरिंग है, एलआरएम आया वर्ड वो, एलआरएम में क्या क्या चीजें देखनी है आपको, लोन रिव्यू। ठीक है तो 2 पेज का ही चैप्टर, लेकिन वो यही जो हम यहाँ कर रहे हैं वो है। और 32 में आइए जरा, 32 में है क्रेडिट रिस्क के बारे में, क्रेडिट रेटिंग, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सब कुछ दिया हुआ थोड़ा सा। चलो मैंने आपको थोड़ा सा टच कराया है कि आप वो करें कि भाई कहाँ से लेना है। ठीक। चलो तो क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन की बात करते हैं। क्या होता है क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन, बोलिए। रिस्क को कम करना, रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है। और ये पार्ट है किसका, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का। मतलब अगर आप मिटिगेट कर रहे हैं तो इसका पार्ट है क्या, दिस रेफर टू द प्रोसेस थ्रू
which credit risk is reduced or it is transferred to counterparty. या तो रिड्यूस हो जाए या काउंटर पार्टी पे ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। स्ट्रेटेजी फॉर रिस्क रिडक्शन एट ट्रांजैक्शन लेवल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ, क्या मतलब हुआ इसका? ट्रांजैक्शन लेवल पे रिस्क मिटिगेट अलग तरह से होता है और पोर्टफोलियो लेवल पे रिस्क मिटिगेट अलग तरह से होता है, अलग तरह। ठीक है। चलो मैं सर आपसे किसी का माइक रिक्वेस्ट डिस्टर्ब कर कर रहा है बीच बीच में ना। हाँ, वो मुझे लग रहा है वो यहाँ से सीखने के बाद घर में भी किसी को सिखा रहे हैं। या तो फिर आपके ना जैसे आपके ये रिकॉर्डिंग चल रही हो, क्या पता नहीं, मतलब वो आवाज नहीं, सराउंडिंग वो कर रही है आवाज आ रही है मेरे को, वो किसी की आवाज आ रही है, अभी बंद कर लिया लग रहा है उन्होंने। अभी आई थी ना आवाज? हाँ जी सर। सर आ रही है। पर ये मेरे वहां से नहीं है आवाज। चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब जरा आपसे एक रिक्वेस्ट करा था, मेरी तबीयत थोड़ा बहुत ज्यादा ठीक नहीं लग रही है मेरे को, लेकिन इस चैप्टर को मैं 2 मिनट रिव्यू ले रहा हूँ क्या है, इसके आगे को आपको पढ़ना है, थोड़ा सा देख लीजिएगा जरा क्या लिखा है इसने। हेडिंग क्या है बोलिए? सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन से भी आप अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं? मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग क्या है? अपने लोन को लोन ऑब्लिगेशन, कोलेटरलाइज्ड लोन दे के भी मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। और क्रेडिट डेरिवेटिव यानी कि प्योर लोन ना देके कुछ उस तरह के और प्रोसेस जो क्रेडिट के होते हैं वो यूज करके आप अपने लोन का क्रेडिट को क्या कर सकते हैं? मिटिगेट, ठीक है। यहाँ क्रेडिट डेरिवेटिव को डिफाइन किया, कौन कौन से क्रेडिट डेरिवेटिव है, मतलब क्या क्या चीज है। जैसे मतलब अ क्रेडिट डेरिवेटिव ऑफ एन ओवर द काउंटर बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 or more counterparty that provide for transfer of risk in a credit asset or credit portfolio without necessary transfer the underlying asset। तो इसमें ये बोल रहा है कि अपना एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं आप इसमें, लेकिन सिर्फ क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? अपना रिस्क ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है? अपना एसेट क्या करते हैं आप? ट्रांसफर कर देते हैं दूसरा, ठीक है। और एक है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, टोटल रिटर्न। तो ये जो सर टूल्स दे रखे को हैं, सर किसी को छोड़ना नहीं है, सब पढ़ना है। देखो पढ़ना तो एक बार चाहिए, इसलिए बता रहा हूं मैं कि 10 क्वेश्चन वो ऐसे होंगे जो सिर्फ आपने जो पढ़ा हुआ है उससे सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे, और मैंने फिर कल परसों बोला था कि पढ़ एक बार लीजिए, लेकिन जब एग्जाम का जो एक वीक होगा, एग्जाम का जो वीक होगा, उस वीक में आप उन्हीं चीजों को रिवाइज करेंगे जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो गई थी उस समय पर, ठीक है। चलो अभी एक काम करते हैं, आज क्या पढ़ा उसको बात करते हैं। क्या पढ़ा आज बताओ? बोलो। रिस्क मेजरमेंट। रिस्क मेजरमेंट पढ़ा, दोनों लेवल पे। कौन कौन से लेवल पे? ट्रांजैक्शन पोर्टफोलियो, दोनों लेवल पे पढ़ा। और क्या पढ़ा? अल्टमन जेड स्कोर मॉडल। मॉडल, हाँ मॉडल तो हमने सब मेजरमेंट में ही पढ़े, ठीक है। अल्टमन का पढ़ा, क्रेडिट रेटिंग वाला पढ़ा, रिव्यू मैकेनिज्म, क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। लाइन से कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग पढ़ा। और कंट्रोल मॉनिटरिंग में भी हमने ट्रांजिशन लेवल पे अलग पढ़ी
और पोर्टफोलियो पे अलग। पोर्टफोलियो लेवल पे। पोर्टफोलियो पर अलग। कोई बता सकता है कि ट्रांजेक्शन लेवल पे कंट्रोल मॉनिटरिंग क्या पढ़ी हमने? सर अप्राइजल कैसे करते हैं और अप्राइजल, एनालिसिस, क्रेडिट ऑडिट, लोन रिव्यू एंड मॉनिटरिंग। ऑडिट और मॉनिटरिंग। और उसी में हमने लोन रिव्यू मैकेनिज्म भी पढ़ा, ठीक है। लोन रिव्यू कैसे करते हैं, कौन अथॉरिटी होती है, उसकी पावर क्या है, उसकी स्कोप क्या होते हैं, और वो किन किन चीजों को देखता है, इंडिपेंडेंट होता है, कितनी डेप्थ तक वो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ी। और उसके बाद फिर हमारा क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन पढ़े, ठीक है। तो अगर टाइम मिलेगा तो फिर हम इसको करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज आप इसको क्या करिएगा, पढ़िएगा। तो उससे क्या फायदा होगा पता है आपको? आपका क्रेडिट रिस्क पहले ABCD से कहां तक पूरा हो जाएगा? जेड तक। हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। और जो लोग कहीं से भी MCQ या प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो लोग पिछले बार एग्जाम देके आए थे, कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा है उनको? सर ऑपरेटिंग रिस्क से आया था, क्रेडिट रिस्क से एक सेकंड जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना बताइए। ये जो अभी सर हमने क्रेडिट, हाँ इसमें ना जैसे क्या हुआ था कि जैसे ये था ना, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए थे उसमें, और उसमें ऑल ऑफ दीज भी था। जैसे ये था कहाँ गया ये, क्रेडिट रिस्क थ्रू ए लोन रिव्यू मैकेनिज्म। एक मिनट सर, ये क्रेडिट रिस्क पॉलिसी एंड गाइडलाइन एट ट्रांजेक्शन लेवल, प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये मॉनिटरिंग प्रोसेस, और एक इसमें क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन लेवल का भी डाला हुआ था कुछ। हाँ, ट्रांजेक्शन लेवल का क्वेश्चन था 1 नंबर। हाँ क्वेश्चन। तो मतलब अच्छा एक चीज और बताइए, वो क्वेश्चन अभी आपके सामने आ जाए तो आप कर पाएंगे? सर अभी तो कर पाएंगे शायद। शायद हाँ, मतलब आपने शायद भी लगा दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका फायदा मिलता है। शर्त क्या है कि जिस समय आप पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए प्लीज, ठीक है। अगर आप अकेले इस बुक को पढ़ते तो पढ़ जाते पूरा, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ा। नहीं ये बात है, बिना इंटरेक्शन के तो नहीं होता ज्यादा याद। हाँ, लेकिन अब जो है इसको 2-3 बार रिवाइज अगर करेंगे तो पक्के हो जाएंगे, और क्वेश्चन थ्योरी का ऐसे ही आएगा। और कोई क्वेश्चन याद आ रहा? सर कंसंट्रेशन रिस्क से एक क्वेश्चन था। कंसंट्रेशन सीरीज और बताइए, आप कंसंट्रेशन रिस्क समझ चुके हैं या नहीं समझ चुके? उन्होंने कंसंट्रेशन और उन्होंने ऑप्शन दिए थे कि इनमें से किसका पार्ट है, जैसे पेज रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क, ट्रांजेक्शन रिस्क और मार्केट रिस्क। हाँ, तो इस समय अगर वो क्वेश्चन होता शायद आप सही आंसर कर पाते उसका। चार्ट से आया था, चार्ट से, उस चार्ट से ना। यस सर। हाँ, पेज नंबर 323। हाँ, और याद करिए। पर एक चीज है कि याद तो वही कर पाएगा जो थोड़ा सा पढ़ के गया था। क्यों? यस सर। अब जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था वो नहीं याद कर पाएगा, वो तो शब्द भी याद नहीं रख पाएगा कौन कौन से शब्द बोले थे उसने। चलिए, तो फिर आखिरी बार फिर बोल रहा हूं कि इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करने की कोशिश करिए। कैसे? बहुत फिंगर फास्ट करिए, एकदम देखिए अच्छा ये ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप कोशिश करिए कि 1 या 2 घंटे में ये जो क्रेडिट इसका जो ये 10 पेज का जो चैप्टर है जल्दी से ऐसे ऐसे कर पाए। और जहां जहां वर्ड याद आता है कि हाँ ये बात हुई थी क्लास में, ये बात हुई थी, ठीक है, ऐसे करके भी कर लीजिए।
ठीक है सर इसका यूट्यूब लिंक कहाँ मिलेगा सर आज वाले सेशन का? मैं थोड़ा लेट पहुंच पाया, मैं अटेंड नहीं कर पाया। ग्रुप में ही है, ग्रुप में ही है, ग्रुप में ही दिया हुआ है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। और कल भी क्लास है। टाइम रखो तो आगे का क्या हुआ वो कर सकते। सर कल सर क्या होगा? कल टॉपिक है सर ऑपरेशनल रिस्क बोले थे आप। नहीं, ऑपरेशनल रिस्क नहीं करूंगा मैं अभी। अब मैं एबीएम के 1-2 टॉपिक लूंगा। ओके सर, अब मैं 1-2 टॉपिक एबीएम के लूंगा। ठीक है सर, तो एबीएम बता के देंगे मॉडल आपको। तो मैंने बोल दिया आपको, तो 8 to 11 अब टाइम रखना ही है यहाँ बैठ करके। ठीक है सर संडे को थोड़ा टाइमिंग का वो दोपहर वाला बड़ा वैसे क्रिटिकल टाइम रहता है दोपहर वाला, सब थोड़े घर के काम वाम ये सब रहती है। अरे घर के काम किनारे रख दो भैया। सर मैंने माइके छोड़ दिया। हाँ सही करा। हाँ नहीं, घर के काम छोड़ दो जरा, है ना। एक्चुअली फिर शाम को मार्केट में भीड़ हो जाती है तो जाने का मन नहीं करता, तो उस भी थोड़ा सा रहता वो है। मन तो किनारे रख दो, दो। मन से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी तो मन है कि मैं बैठ जाऊं आराम से, यार ठंडा अच्छा हो रहा है, रजाई में घुस जाऊं। नहीं इस टाइम तो पढ़ने में मन लगता है, वो जो दोपहर का टाइम होता है 10 से 12 वाला 1 वाला, वो थोड़ा सा बीच में बल्कि मैं एक काम करूंगा कि 10 से 12 ना करके उसको जल्दी कर देता हूँ। हाँ सर वो ज्यादा सही रहेगा। सुबह अगर 7-8 बजे हो जाए। 8 से तो नहीं, पहले मैं 9 बजे से करूंगा। हाँ 9 सही रहेगा सर। 9 जो संडे वाला क्लास होगा शायद 9 से ही होगा। 9 से 1 कर दीजिएगा सर। 9 से 1 के बीच में ही रहेगा। चलो, अब YouTube वालों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मैं उनको देख नहीं पाया। ठीक है, गुड नाइट। चलो थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट सर। अच्छा, ये जिन्होंने वो